Hello students, our today's topic is endomembranous system. We will be studying this topic in 3 parts. तो 3 लेक्चर्स के अंदर जो है इसे अपन कंप्लीट करेंगे और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर जो भी डिफरेंट पोर्शंस हैं उनको अलग अलग लेक्चर में लेंगे. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है क्या? एंडो इज़ विदिन, इनसाइड, और मेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर्स. तो हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर बेसिक डिफरेंस है वह डिफरेंस है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स का. हालांकि आपने प्रोकैरियोट में पढ़ा है, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड बनाती है. बैक्टीरिया में जिसे हमने नाम दिया था मीजोजोम्स, या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर वही मॉडिफाई होकर क्रोमैटोफोर्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाली यूनिट्स, या ब्लू ग्रीन एल्गी के थाइलेकॉइड्स बनाती हैं. जब हम यूकैरियोट सेल में चलते हैं तो यूकैरियोट सेल में ये काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाता है और ऑर्गेनल्स का रूप ले लेता है. तो ऐसे ऑर्गेनल्स जो एक साथ किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं, फिजिकल जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन फंक्शनल एस्पेक्ट में जुड़े हैं. जैसे एक पार्ट में कोई काम हो रहा है, वहाँ से कोई चीज़ निकल कर वेसिकल्स की मदद से दूसरे पार्ट में जाएगी, दूसरे पार्ट से वह जो है साइटोप्लाज्म में छोड़ी जाएगी या फिर जो है उसे बाहर निकाला जाएगा. तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया जो फंक्शनली कनेक्टेड है, और इसको हम नाम दे रहे हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, ऐसा करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? दरअसल जब हम मेम्ब्रेन्स को अंदर मोड़ते हैं और उसे डिफरेंट ऑर्गेनल्स का फॉर्म में इवॉल्व होने दें, तो हर ऑर्गेनल अपना एक स्पेसिफिक काम करेगा, जिसे हमने कहा कि भाई सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया. अब कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग काम होगा. इसे आप एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर अपना घर है और सिर्फ वो उसमें 4 दीवारें होती चारों तरफ, तो हमारा किचन कहाँ होता, हमारा बेडरूम कहाँ होता, हमारा डाइनिंग रूम कहाँ होता. हमने क्या करा, हमारे घर को कुछ कमरों में बांट दिया, कंपार्टमेंट्स में बांट दिया. अब किचन का काम जो है वो किचन में होगा, वहाँ पर खाना पक रहा है, उसकी जो भी मसालों की गंध है या उसकी जो तीक्ष्णपना है वो आपको असर नहीं डालेगी या कम डालेगी. बेडरूम है आपका, वहाँ पर आप सो रहे हैं. डाइनिंग रूम के अंदर आप जो है खाना खा रहे हैं, या आपका स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम के अंदर आपने जो है बेसिकली अपनी बुक्स और अपना जो भी पढ़ने का सामान है वो अलग कर रखा है. तो हर जगह की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया. तो इस तरह से यूकैरियोट सेल के अंदर भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से उनका पर्टिकुलर फंक्शन, उससे रिलेटेड एंजाइम्स, उससे रिलेटेड जो भी मेटाबोलाइट्स हैं वो वहाँ पर जमा किए जाएंगे और फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा. तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जैसा हमने कहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलेगा, विच फंक्शंस टुगेदर. जो काम है उसमें ये आपस में जुड़े हुए हैं. वो काम फिर कई सिंथेसिस हैं, उनका मॉडिफिकेशन है, उनका ट्रांसपोर्ट है, पैकेजिंग है. तो सेल को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन्स, ताकि एंजाइमेटिक और मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्पेसिफिक हो सके, उसमें इंटरफेरेंस मिनिमम रहे. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, कई तरह की सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो बाहर निकाली जाएगी या अंदर रखी जाएगी, जैसे लाइजोसोम्स हैं. तो लाइजोसोम्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज ऑल विल बी स्टडीड इन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. इसके अंदर हम बेसिकली 3 पार्ट स्टडी करेंगे 3 लेक्चर्स में: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइजोसोम्स. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में सबसे पहले जो है बताया था मोरे एंड मोलेनहॉर ने 1974 में, कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स बाय द मेम्ब्रेन्स इंक्रीजेस फंक्शनल एफिशिएंसी. ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे आप यहाँ नोट करेंगे तो वी विल फाइंड ये न्यूक्लियस यहाँ ऊपर की तरफ है, न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस के साथ में यह लगी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ सिक्रीटरी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं जो छोटी गोल हैं, वो आकर कहाँ पर जुड़ी, यहाँ से बनी और यहाँ आकर जुड़ गई। अब गोल्जी बॉडी में कई तरह के मॉडिफिकेशन, कई तरह के काम हुए और उसके ज़रिए फिर एक वेसिकल बनी, जिसको या तो हमने सेल में रखा हुआ है या हमने उसको जो है बाहर निकाल दिया है एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। तो ये पूरा एक जनरल फिगर हुआ रिगार्डिंग द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह यदि आप देखें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ लगभग घिरी हुई रहती है, और उसके बाद जो है गोल्जी अपरेटस है, एंड देन देयर इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस ब्लू कलर्ड पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज द गोल्जी अपरेटस। और जो ग्रीन पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, वह ग्रीन पार्ट के अंदर सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, इस तरह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया, आप देखिए जो ब्लैक में दिखा रखा है यहाँ पर, ये वाला ब्लैक एंड वाइट उसके अंदर है, वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सीसोम भी डाउटफुल माने जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एज अ नेटवर्क बाय गार्नियर इन 1897, और उन्होंने इसे नाम दिया एर्गेस्टोप्लाज्म। लेकिन इसका सही स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, फंक्शनल एस्पेक्ट की स्टडीज़ जो हैं 1945 में कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउडे, अर्नेस्ट एफ फुलम, इन्होंने की थी। हम जो कीथ आर पोर्टर हैं उनको इसका बेसिक क्रेडिट देते हैं फॉर द स्टडी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नेमिंग इट एज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द सेल। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ दीज आर दी सिस्टर्नी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये टिब्यूल्स जो हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ a network of membranes attached to the nucleus and also to the plasma membrane. अगर टोटल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो सेल के अंदर लगभग जो 50% मेम्ब्रेन्स हैं वो ER से ही रिलेटेड हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमें फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जैसे आप यहाँ पर ब्लू कलर में देख रहे हैं। These are called as cisternae. These are the membranous bag-like structures, simple plate-like structures, and they are also connected with the, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, this is the nucleus and the endoplasmic reticulum here, या endoplasmic reticulum की cisternae जो है वो न्यूक्लियस से भी जुड़ी हुई है। तो ये न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड है, साइटोप्लाज्म से भी कनेक्टेड है। और अगर इन पट्टियों के अंदर हम देखें तो दो चीज़ों के अंदर यह साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। जो अंदर वाला पोर्शन होगा उसे ल्यूमिनल साइड कहा जाएगा, यानी ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी। तो सिस्टर्नी की जो कैविटी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैविटी है, उसे ल्यूमिनल फेज या ल्यूमिनल पार्ट कहा जाएगा, और बाहर का जो हिस्सा है वह एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा। और निश्चित रूप से ल्यूमिनल पोर्शन के अंदर विशेष एंजाइम्स, विशेष जो है काम किए जाएंगे। अब मोटे तौर पर जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा नहीं है कि इनका नाम जो है केवल अपीयरेंस की वजह से दिया हुआ है कि भाई रफ जो है वो आपको ये रफ दिखाई दे रही है बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड, एंड स्मूथ जो है वह विदाउट राइबोसोम है। इसके पीछे फंक्शनल रीज़न भी हैं, राइबोसोम की वजह से ही मेनली इनमें फंक्शनल डिफरेंस भी आ जाता है। फर्स्ट विल टेक द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे लैक राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, तो बाहर की सरफेस जो है वो स्मूथ दिखाई देगी। और यहाँ पर मेनली लिपिड्स, स्टेरॉइड्स जो लिपिड ही हैं उनकी सिंथेसिस होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं जो लिपोइडल नेचर के हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन, जैसे हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में बनते हैं, या हमारे गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं,
उन सब की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यह हाइड्रोलाइसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। कई विषैले पदार्थ या ऐसे मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, या दवाइयां हैं या पॉइजन्स हैं, उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे अल्कोहल है या बारब्यूटरेट्स हैं, इनको सल्फेट्स में चेंज करके इनके जहरीले असर को कम करेगा। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, P450 साइटोक्रोम नाम का स्ट्रक्चर जो है वह डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यह जो है क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि कई टॉक्सिन्स को डिग्रेड करना, यूज्ड हार्मोन्स के बचे हुए पोर्शन को हटाना, जीनोबायोटिक्स जो फॉरेन मटेरियल है नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो स्टोर्स द कैल्शियम। ये चीज़ आप मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ पढ़ते हैं कि जैसे ही नर्व के ज़रिए मसल में मैसेज पहुंचता है या एसिटाइलकोलिन पहुंचता है, तो कैल्शियम आयंस मसल के अंदर से रिलीज़ होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड जो पार्ट है दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमने कहा कि यह जो है रफ इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, और यह आम तौर पर उन सेल्स में देखा जाएगा विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयर सिक्रीशन। इट इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को घेरते हुए यह पूरा मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। इन द सेकेंड डायग्राम दीज आर द सिस्टर्नी। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्नी है, और सिस्टर्नी के चारों तरफ आप देखिए दाने दाने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दीज ग्रैन्युलर पार्ट्स आर बेसिकली द राइबोसोम्स। तो RER में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन फ्लैट स्टैक्स कॉल्ड एज सिस्टर्नी। इनके ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम है राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, जो प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो राइबोसोम्स हैं वो इससे रिलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे। अब आप देखिए इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छी तरह से RER और SER को इन्होंने क्लियर कर रखा है। ये थिन फ्लैट सैक्स जो हैं वो सिस्टर्नी हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आमतौर पे RER के पीछे की तरफ होती है और ट्यूब्यूल्स की बनी हुई रहती है, ब्रांच्ड नेटवर्क विदाउट राइबोसोम्स। अगर आप यहाँ पर जो सिस्टर्नी को देखेंगे तो उसके ऊपर डॉट डॉट्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेन रोल है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम जुड़े हुए हैं और उन प्रोटीन्स को फिर यह इधर उधर भेजता भी है। RER also perform glycosylation. What is glycosylation? Attachment of oligosaccharides with the protein. That means कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ जोड़ना प्रोटीन का ग्लाइकोजाइलेशन कहलाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। देन इट विल ऑल्सो सिंथेसाइज एंड एक्सपोर्ट सर्टन सिक्रीटरी प्रोटीन्स, उनको यह बनाने का काम करेगा। ER ल्यूमन के अंदर जो है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। प्रोटीन्स के साथ आप एक चीज़ पढ़ते हैं, दे आर हैविंग अ प्राइमरी स्ट्रक्चर व्हेन दे आर फॉर्म्ड, बट दे आर मॉडिफाइड इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर काम नहीं करता है, उसे बदलना पड़ता है। तो जो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हैं, 3D कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इनटू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो भी यहाँ होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। विल टॉक अबाउट इट लिटिल आफ्टर। अच्छा, फिर यह कुछ ऐसी सिक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी निकालेगा जो गोल्जी बॉडी में भेजी जाएगी, ताकि वहाँ पर कोई और मॉडिफिकेशन, कंसंट्रेशन, पैकेजिंग उसकी हो सके। ये देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि भाई जो राइबोसोम्स हैं वो RER के सरफेस पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द राइबोसोम अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ RER। येलो कलर के अंदर जो है
mRNA के साथ मिलकर यह ग्रीन कलर का इसने प्रोटीन बनाया है। अब ये प्रोटीन जो है सिंगल चेन है, तो सिंगल चेन को हमने क्या नाम दिया? दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को आपने फिर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन, जो वो प्रोटीन है उस हिसाब से इसको आपने मॉडिफाई किया, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी। और ज़रूरत पड़ने पर अब आप देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ हैपनिंग, ये जो साइड में छोटे छोटे जो हैं दो लगाए गए हैं, दीज आर ओलिगोसेक्राइड चेन्स। ओलिगोसेक्राइड चेन्स यानी इसका ग्लाइकोजाइलेशन हुआ, और ग्लाइकोजाइलेशन होने के बाद अब यहाँ पर आपकी ER जो है पिंच ऑफ हो रही है, यहाँ से ये टूट रही है और छोटा सा एक गोला बन के अलग निकल जाएगा, जिसको आप ट्रांसपोर्ट वेसिकल या सिक्रीटरी वेसिकल कहेंगे। तो दो तरह के आपने ER पढ़े, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आप ऊपर ब्लैक एंड वाइट डायग्राम में भी देख रहे हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है ना। ये स्मूथ मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, मेड अप ऑफ फ्लैट सिस्टर्नी। फिर जो इसके अंदर मेनली SER के अंदर लिपिड्स की सिंथेसिस होगी, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और अलग अलग जो सिक्रेटरी सेल्स हैं, जैसे अगर लिपिड सिक्रेटिंग सेल्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं, तो उनके अंदर जो है ये ज़्यादा SER ज़्यादा पाया जाएगा, जैसे एडिपोसाइट जो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं लेडिक के जो टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हैं, रेटिनल सेल्स हैं, उनमें SER ज़्यादा होगी। और प्रोटीन अगर सिक्रीट किया जा रहा है तो प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे? RER। सो द प्रॉक्सिमिटी, वी कम बैक टू द टॉपिक कि इसका जो रिलेशन है न्यूक्लियस के साथ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ जो बन रही है वह सम हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द RER, और RER में बनी हुई चीज़ को हम न्यूक्लियस में भी भेज सकते हैं, और न्यूक्लियस से आने वाले mRNA जो है वो RER के राइबोसोम के साथ भी जुड़ते हैं। तो इस तरह से एक सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इसी की मदद से फिर जो है RER के ल्यूमन में प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन का सिक्रीशन रेगुलेट होता है। अगर किसी कारण से यह फोल्डिंग प्रोसेस, जो अपन ने कहा कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम फोल्ड करते हैं जिससे टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें कोई मिस्टेक आ जाए तो ये प्रोटीन वहीं पर जमा होने लगेंगे। द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कमी आने लग जाएगी, और प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा, सिंथेसिस प्रोसेस को कम किया जाएगा। तो एक प्रॉपर उसमें रेगुलेशन चलता है। और अगर मान लीजिए यह फिर भी सिस्टम फेल हो जाए, यानी अगर हम चेक करने वाला जो रेक्टिफिकेशन का सिस्टम है वो फेल हो जाए, तो सेल की फिर प्रोग्राम डेथ चालू हो जाएगी, यानी इस सेल को ख़त्म किया जाएगा जिसमें RER गड़बड़ हो गई है। तो एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ विल स्टार्ट। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। यह एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नया ग्लूकोज बनना। नया का मतलब ये है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट इट इज़ प्रोड्यूस्ड, दैट इज फ्रॉम फैट्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, उनके ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनाया जा रहा है। और दूसरा स्टेप क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। दोनों ही प्रोसेस में लास्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वह ग्लूकोज को रिलीज करती है। यह एंजाइम किसी और जगह नहीं मिलेगी सेल में, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? मार्कर एंजाइम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ यूनिक एंजाइम। और अगर जेनेटिकली यह एंजाइम गड़बड़ हो जाए तो फिर हेरिडिटरी डिजीज़ आ जाती है, जिसको हम कहते हैं वॉन गेरकेज डिजीज़, जिसके अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होने लगेगा लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, ब्लड में ग्लूकोज कम होने लगेगा, साथ ही साथ ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है जो जॉइंट्स में जमा होता है, जिसकी वजह से गाउट, एक तरह का जोड़ों का दर्द चालू होगा,
मसल डेवलपमेंट गड़बड़ा जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस बच्चे के फ़ोटो के अंदर किस तरह से उसका जो है पेट फूल गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड किडनी। एंड दिस जीन कौन सी बात चल रही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम नंबर 17। उसकी गड़बड़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे हमने कहा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ या वॉन गायरकेज डिजीज़। नाउ वी कम टू द रिलेशन। हमने ER पढ़ा, ER यानी RER SER। अब आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, द न्यूक्लियस से मैसेज गया था ER के पास, ER ने यहाँ सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाई, यह सिक्रीटरी वेसिकल्स अब कहाँ जा रही है, गोल्जी बॉडी के लिए। तो व्हाट इज़ एर्गिक, जो एर्गिक आप देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली द ER गोल्जी इंटरमेम्ब्रेन कंपार्टमेंट। दोनों के बीच में पाए जाने वाले ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या इसी को कहा जाता है वेसिकुलो ट्यूबुलर क्लस्टर्स या प्री गोल्गी इंटरमीडिएट। अब इसके अंदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि ये ध्यान रखना है कि कौन सी जो वेसिकल है उसको आपको गोल्जी बॉडी में पहुंचाना है, कौन सी वेसिकल जो है उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ना है। तो डेफिनेटली इन वेसिकल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सिग्नलिंग प्रोटीन्स होंगे। यह प्रोटीन जो है कोटामर्स, जिनको हम नाम देते हैं COP1 एंड COP2। COP1 यानी कोट जो कवरिंग प्रोटीन्स हैं वह रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ ट्रांस गोल्गी जो साइड है वहाँ से सिस गोल्गी साइड में या वापस भी ले जा सकते हैं। और कॉप सेकंड जो है वह ER से सिस गोल्गी की तरफ जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है उसे ले जाएंगे। तो यदि आप पिछले डायग्राम में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरह का काम हो सकता है। दोनों तरह का काम का मतलब ये हुआ कि ये वेसिकल गोल्जी बॉडी में जा रही है तो कॉप सेकंड जो है इसमें मदद करता है। और कई बार जो है यहाँ से यहाँ या रिवर्स भी जाना पड़ता है, तो दोनों तरफ काम हो रहा है, तो इसे हम रेट्रोग्रेड जो है ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की सरफेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन का सिग्नल लगाया जाता है जिससे ये होगा कि इनको जाना कहाँ है। दिस इज़ हाउ वी फाइंड कि देयर में बी अ फॉरवर्ड पाथवे, देयर में बी अ रिट्राइवल पाथवे इन एर्गिक सिस्टम। एर्गिक क्लियर हो गया। एर्गिक क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बीच में लेन देन के लिए बना हुआ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का एक नेटवर्क है जिसको हमने स्पेसिफिकली लेबलाइज भी किया है कि उसे पता रहे कि भाई उसको जाना कहाँ है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने कोई एक सिंथेसिस करी है, उसको अब गोल्जी बॉडी में पैक करना है तो हम उसे गोल्जी बॉडी में भेजेंगे और गोल्जी बॉडी के अंदर उसका मॉडिफिकेशन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये आपको ग्रीन कलर का एक प्रोटीन दिखाई दे रहा है। अब हमने उसको जो है गोल्जी बॉडी में लेकर गए और गोल्जी बॉडी में उसके साथ आपने क्या करा, उस प्रोटीन को जोड़ा है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बना इसको अब आपको या तो सेल में छोड़ना है या इसे बाहर छोड़ना है। तो ये काम एर्गिक सिस्टम का रहता है। गॉट द पॉइंट? So this was all about the ER and ergic system. In next lecture we'll take the second part of endomembranous system, that is Golgi apparatus and GERL system. Thank you.